नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज मुझे मुझे कमेंट करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट और उसके साथ साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि कुछ कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ शानदार लेवल तरीके से बन रहा है। अगर उस लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जो जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ, जो ट्रेड मुझे मतलब इतने सालों की मेरे प्रैक्टिस के हिसाब से जो ट्रेड बनता है, जो मुझे दिखता है, वो ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा काम है सिखाना आपको। मेरा काम कोई आपको टिप्स नहीं देना है। अगर आप किसी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से, आपके फंड मैनेजमेंट के हिसाब से काम करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी से इस वीडियो के अंदर। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए और उसके साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, जहां पे आपको एज ए एजुकेशन पर्पस में सारे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को मैं आपको बारीकी से समझाने के लिए सब कुछ डिटेल्स में दे चुका हूँ। तो नीचे सारे लिंक्स है, अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा कंपनी इस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है हैप्पीस माइंड। देखिए हैप्पीस माइंड आप सभी जानते हैं, ये एक आईटी सेक्टर कंपनी है और एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज कंपनी है। तो इस कंपनी की खासियत मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी खुद का अलग अलग लेवल का प्रेजेंस रख चुके हैं। और कंपनी देखा जाए तो आप खुद ही देख सकते हैं। बिजनेस ओवरव्यू के बारे में बात करूं तो कंपनी ऑफर मतलब आईपीएस एंड डोमेन्स। जो एक्चुअली डोमेन्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। आप जब कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट में डोमेन्स एंड होस्टिंग इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स देखने को मिलता है, तो उसके भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड देखा जाए तो चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके साथ एंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी सिस्टम, टेस्टिंग एंड कंसल्टिंग, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी का जो प्रोडक्ट मतलब कंपनी सर्विसेज के हिसाब से देता है वो है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो जो क्लाउड बेसिस मतलब इंटीग्रेटेड मोबिलिटी सिस्टम के साथ साथ और मतलब सोशल टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंपनी काम करता है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स बहुत स्ट्रांग है और कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी खुद का प्रोडक्ट को बेचते रहते हैं। तो जिसके हिसाब से कंपनी के ऊपर अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि कंपनी का ग्रोथ अभी क्यों रुका हुआ है, उतना ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, जिसके चलते इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। तो 14,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। पी रेशियो तो 63 है। आरओसी आरओई बेस्ट लेवल में देखने को मिला और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 35 के आसपास है। तो कंपनी के पी रेशियो आप कहेंगे सर डबल के आसपास है, ये बात तो सही है। फिर भी देखना है कंपनी का पी रेशियो पहले कितना था। पहले एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 140 के ऊपर था, 145 के आसपास था, और कंपनी के एवरेज पी रेशियो निकल कर है 66। इसका मतलब कंपनी को अंडर वैल्यूड है, क्योंकि कंपनी का एवरेज पी रेशियो से कम है। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी के पी रेशियो ज्यादा है। देखिए कभी कभी कंपनी अच्छा होने के बाद, मतलब कभी कभी कोई कंपनी अच्छा अगर हो और उसका पी रेशियो ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, उस कंपनी के ऊपर आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर भी ज्यादा रिस्क लेने का जरूरत नहीं, छोटे छोटे करके रिस्क लेकर आप चल सकते हैं। तो कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो छोटा मोटा डेप्थ है, उतना ज्यादा डेप्थ नहीं है। मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि 1% के नीचे कोई भी डेप्थ बनते हैं तो ये आपको देखना है कि उस डेप्थ लेने के बाद कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट किया। देखिए कंपनी लास्ट कुछ ईयर्स में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। उससे पहले तो कंपनी कंटिन्यूसली लॉस करते थे। 2011 से 2012 से देखा जाए तो कंटिन्यूसली कंपनी लॉस किया, और अभी कंपनी धीरे धीरे करके खुद का लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, उसके बाद रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। तो जब सारी चीज पॉजिटिव में है तो उस कंपनी के ऊपर सिर्फ रिटर्न मतलब परसेंटेज ऑफ रिटर्न ही नेगेटिव है, तो इसका फायदा आज नहीं तो कल आपको मिल ही जाएगा। अगर इसी चीज को मैं एज ए डिलीवरी की रिपोर्ट के हिसाब से दिखा तो लास्ट कुछ डेज में, जैसे लास्ट कुछ डेज मतलब लास्ट मंथ में और सितंबर मंथ में कुछ डेज में आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली डिलीवरी अच्छा खासा उठाया जा रहा है। 50%, 60%, 70% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रहा है। तो इतना डिलीवरी क्यों उठाया जा रहा है वो आपको चार्ट पैटर्न में दिखेगा। ध्यान से इस चीज को देखना कि मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, यहाँ पे एक ट्रेड बना था, वो भी क्या कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड 22% के आसपास बना था, और यहाँ पे एंटी लेवल यहाँ पे बना था, और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर से देखिए रिट्रेसमेंट के और अच्छा खासा लेवल में टारगेट दिया। और यहाँ पे एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो 22% का टारगेट मिला, और वो भी 150 दिन में।
150 दिन मतलब आप अराउंड बोल सकते हैं 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स में 22% रेट रिटर्न कोई कम है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। फिर भी देखिए, इस लेवल को जब ब्रेकआउट किया तब मैं और भी कंफर्म हो गया, क्योंकि यही लेवल इसका स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था। यही रेजिस्टेंस को वो जब ब्रेकआउट किया, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट लिया, अगर मेरा एंट्री यहाँ पे इस कैंडल के बेसिस में नहीं होता तो मैं जरूर इस जगह पे एंट्री लेता। क्योंकि मैंने एंट्री यहाँ पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे पहले से ही तो एंट्री है, तो दूसरा एंट्री लेकर मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे एंट्री होने के बाद देखिए किस तरीके से इजीली टारगेट अचीव हुआ। तो आप कहेंगे सर क्या अभी फिर से कोई एंट्री लेवल्स बनेगा? तो एंट्री लेवल्स में जरूर देखूंगा जहां जब इस कैंडल यहाँ तक टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होने का चांसेस है। तो जब कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए शांति से बैठे रहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो ज्यादा चीज आपको करना पड़ेगा, शांति से बैठे रहना पड़ेगा। कोई भी मौका मिले उसके मौके का इंतजार करना चाहिए। देखिए, जब जब कोई शिकारी शिकार करने के लिए जाते हैं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, तब तक बैठे रहते हैं जब तक उसको परफेक्ट कोई शॉट ना मिले, परफेक्ट कोई शिकार ना मिले। तो उसके लिए मैं तब तक वो वेट करता है। सब सेम टू सेम आपको स्टॉक मार्केट में उसी तरीके से वेट करना पड़ेगा। आपको जब शिकार मिलेगा, जब कोई अच्छा स्टॉक मिलेगा, तब उसके ऊपर टूट पड़ना। तो हड़बड़ी में हर जगह पे एंट्री लेंगे तो आपको लॉसेस होने का चांसेस होगा। बाकी मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो कहने की जरूरत नहीं है, आप समझदार है, उस हिसाब से काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक आप सभी जानते हैं इंडिया के एक पॉपुलर केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है, और कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर बिजनेस करते हैं। और जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, वो सारे कंपनीज के ऊपर आज मार्केट में जो डिमांड है वो कम हुआ है। तो डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा प्रेशर तो हर कोई केमिकल सेक्टर के ऊपर है, तो इसके ऊपर भी है। तो आपको उस बेसिस में चिंता करने का जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि कंपनी का अपकमिंग कुछ ईयर्स में कुछ ग्रोथ होने वाला है कि नहीं। कंपनी की डेप्थ कम है, कंपनी का पी रेशियो, इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से आरओसी आरओई उतना खास नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला था, इसलिए शायद आरओसी आरओई में करेक्शन देखने को मिला। नेट इनकम के बारे में बात करूं तो 125 करोड़ है, और कंपनी के करंट जो मतलब फिगर है, मतलब फिलहाल के जो परफॉर्मेंस है, इंटरेस्ट कवरेज 11% के आसपास है। तो 15% के ऊपर होता तो अच्छा माना जाता, तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, पॉजिटिव तो है। इबिटा मार्जिन बेस्ट है। आरओसी आरओई सेम टू सेम 3 साल में भी 19% के आसपास है, एवरेज के ऊपर है, ये भी एक अच्छी बात है। क्विक रेशियो 1% के ऊपर है, और पैग रेशियो बहुत ज्यादा है। पैग रेशियो के बारे में बात करूं तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा लगा। और मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करूं तो 3 रुपीज के आसपास है। इसका मतलब 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 3 रुपीज देना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो सस्ता नहीं है। फिर भी कंपनी का बिजनेस के मॉडल्स के हिसाब से तो टाइम लगेगा, क्योंकि आज मार्केट में इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, इसका डिमांड कम हुआ है। जब डिमांड बढ़ेगा तो फिर से कंपनी खड़ा होने का चांसेस होगा। तो रही बात कंपनी के ऊपर एज ए बैलेंस शीट में, तो एक चीज आप नोटिस करेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी का खुद का जो मतलब रिजर्व था वो बढ़ते बढ़ते आज 1300 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। बोरिंग्स के बारे में बात करें तो 250 करोड़ से कंपनी 450 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर जो लाइबिलिटीज है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का ट्रेड्स पेबल जो 117 करोड़ था वो बढ़ के हो चुके हैं 450 करोड़ के आसपास। और ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करें तो फिक्स एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी देखेंगे फिक्स एसेट कुछ लगातार बढ़ते चले गए, और कंपनी का प्लांट एंड मशीनरी में कंपनी हाईएस्ट पैसा लगा कर रखा, करीबन 650 करोड़ से भी ऊपर। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के अपकमिंग कुछ ईयर्स में ग्रोथ देने के लिए प्रेशर करेगा। और इन्वेस्टर देखिए इस कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीएस ने क्या क्या होल्डिंग को बेचा। अभी होल्डिंग क्यों बेचा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो स्पेशलिटी केमिकल का जो डिमांड है वो कम हुआ है, और भी प्रेशर में आने वाला है, क्योंकि डिमांड और भी कम होने वाला है, क्योंकि चाइना ने क्या कर रहा है, वो डिस्काउंट में ग्लोबली मार्केट में खुद का केमिकल्स का प्रोडक्ट बेच रहा है। जब इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिल जाता है तो अब शेयर के ऊपर तो एक प्रेशर बनता ही है। तो मेरे हिसाब से कंपनीज के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कंटिन्यूसली, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो रही बात एज ए इन्वेस्टर, लास्ट 3 मंथ्स में एज ए म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूसली बाइंग किया और छोटा मोटा बाई किया, सेल ऑफ ज्यादा किया। तो मेरे हिसाब से अभी भी करेक्शन होने के लिए जरूर देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए मैंने जो आपको एंट्री लेवल्स बताया था, वो एंट्री लेवल्स किस तरीके से टारगेट हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किसने किया? यहाँ पे देखिए इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब कोई स्टॉक
कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो आपको ये देखना है कि उस रेजिस्टेंस के आसपास कितने दिन तक टाइम बिताया। देखिए यहाँ पे बहुत दिनों तक टाइम बिताया। उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और मैंने आपको ये भी मेंशन किया था प्रीवियस वीडियो में कि मैं इसके ऊपर एंट्री लिया हूँ और मेरा टारगेट यहाँ पे छोटा सा टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिताए उसके बाद फिर से ब्रेकआउट करे तो मेरा सेकंड टारगेट यहाँ तक होगा। यहाँ तक मतलब कितना, यहाँ तक मतलब 385। और ये टारगेट लेकर मैं क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि ये पहला रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है और इस ई रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है जहां से एक बिग क्रैश हुआ है। तो इसका मतलब हायर चांसेस है ऑपरेटर इसको वहां तक लेके जाएगा, क्योंकि आपको वॉल्यूम देखिए कितना शानदार वॉल्यूम हो रहा है। मेरे यहाँ पे ट्रेड लेने का दो मकसद है। पहले तो इस रेंज को भी ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, उसके बाद 200 डेज को भी 200 डेज ईएमए को भी ब्रेकआउट किया। जब इतने सारी चीज को ब्रेकआउट हुआ तो एक हायर पॉसिबिलिटी था कि एक टारगेट देगा, तो मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं इसके नीचे ऑब्वियसली एग्जिट कर लूंगा। अगर मुझे प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर भी मैं होल्ड करूंगा, क्योंकि होल्ड करने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट करे तो मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा और मेरा एंट्री लेवल से अगर नेक्स्ट टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 21% का 34% का टारगेट मिल सकता है। तो मुझे अभी भी टारगेट मिला है, अभी भी मुझे टारगेट ऑलमोस्ट 12% का मिला है। तो मैं 12% से एग्जिट नहीं करूंगा, कुछ छोटा मोटा क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करूंगा, बाकी क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटी रखूंगा क्योंकि मेरा कन्वर्सन थोड़ा सा हायर लेवल तक होगा। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इस लेवल के नीचे मेरा एग्जिट होगा, मतलब यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, मेरा नो कॉस्ट में यहाँ पे निकल जाऊंगा, क्योंकि इसके नीचे आ गया तो फिर से वो करेक्शन हो सकते हैं। तो बाकी आप समझदार है उस हिसाब से काम करिए, सीखिए समझिए उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जोमेटो। देखिए आप सभी जानते हैं जोमेटो के बारे में, तो आप सभी जानते हैं जोमेटो के बारे में। जोमेटो इंडिया के एक पॉपुलर डिलीवरी कंपनी है और डिलीवरी इंडस्ट्रीज में इस कंपनी अलग अलग लेवल का खुद का रिप्रेजेंट बना रहा है। आज देखा जाए तो हर शहर में, हर गली में, हर गांव तक इस कंपनी का प्रेजेंस है। कंपनी हर जगह पे खुद को बिजनेस को फैला कर रखा है और कंपनी के ये भी फ्यूचर विजन है कि कंपनी अभी डेटा मार्केट से कलेक्ट कर रहा है कि कौन सा एरिया में कौन सा प्रोडक्ट लोग, कौन सा खाना ज्यादा लोग डिमांड है, कौन सा खाना लोग ऑर्डर कर रहे हैं, कौन सा जगह पे ज्यादा खाना ऑर्डर किया जाता है। ये सारे डेटा जब कलेक्ट हो जाएगा तो जोमेटो का मेरे हिसाब से एक नया बिजनेस वो एंट्री होंगे, वो है फूड सर्विसेज का। मतलब खुद प्रोडक्ट बनाएगा और खुद बेचेंगे। जैसे मतलब जैसे देखा जाए तो डोमिनोज का जो पिज्जा है वो जिस तरीके से काम कर रहा है उसी तरीके से इसी कंपनी भी काम करेंगे। मतलब जुबलियन फूड जिस तरीके से काम कर रहा है उसी तरीके से शायद मुझे लग रहा है जोमेटो भी काम करेंगे। तो आज देखा जाए तो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में, लास्ट कुछ ईयर में फर्स्ट टाइम कंपनी Q1 में प्रॉफिट दिखाया। इसका मतलब कंपनी खुद का जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल करना सीख गया। अगर यही चीज को मैं अगर सबसे पहले यहाँ पे दिखा दूं, देखिए सेल्स तो हर क्वार्टर में हो रहा था, हर क्वार्टर में सेल्स हो रहा था, मगर गड़बड़ी कहाँ पे था, कंपनी जितना सेल कर रहे थे उससे भी कई गुना ज्यादा कंपनी के एक्सपेंस हो जा रहा था और इस एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण कंपनी के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव चला गया था। तो कंटिन्यूसली कंपनी क्या कर रहा था, नेगेटिवली प्रॉफिट दिखा था और इस बार फर्स्ट टाइम 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया कि आप ये सर कंपनी ने प्रॉफिट फर्स्ट टाइम 2 करोड़ को किया, क्या इसमें खुश होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से खुश तो नहीं होना चाहिए, फिर भी एक पॉजिटिवली फीलिंग्स आना चाहिए कि हाँ कंपनी कर सकते हैं, कंपनी अपकमिंग कुछ ईयर्स में खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग लेवल से कंपनी पहुंच सकते हैं। तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वो तो कंपनी का मैनेजमेंट ही करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी बड़ा कंपनी कंपनी तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप देख लेना 84,000 करोड़, एक लार्ज कैप कंपनी है। तो जब बड़ा कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है तो खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट वो करेंगे। कंपनी ऐसे नहीं कि हाल छोड़ देंगे, चलो कंपनी में कुछ भी हो तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको कंपनी के अभी सब सारे पैरामीटर्स नेगेटिव दिखेगा, चाहे नेट इनकम हो, चाहे आरओसी हो, चाहे आरओई हो, सब कुछ आपको नेगेटिव दिखेगा। तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी एक डेफी कंपनी है और इसका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। देखिए कंपनी इतना स्ट्रांग है तो इसलिए आज Naukri.com इसके ऊपर इसके आप प्रोमोटर भी बोल सकते हैं, प्रोमोटर और एज ए इन्वेस्टर भी आप बोल सकते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी इसके ऊपर भरोसा करते हैं और भी बहुत सारे कंपनी जोमेटो के ऊपर निवेश करके रखे हैं। अगर इसका इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एफआईएस जो एफआईएस के पास होल्डिंग्स है वो तो अलग अलग कंट्रीज के होल्डिंग्स कंपनी ने यहाँ पे करके रखा। सबसे बड़ी बात क्या आप जानते हैं, एफआईएस के पास सिर्फ 10% तक होल्डिंग था, आज वो बढ़ के कितना हो चुके हैं 54%। इतना बड़ा होल्डिंग्स एफआईएस के ऊपर आ चुके हैं। डीएस के पास होल्डिंग जो है ध्यान से देखना, मोतीलाल ओसवाल वो भी इस कंपनी के ऊपर 2% के आसपास होल्डिंग रखे। मीरा एसेट जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, मीरा एसेट जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कंपनी है वो भी इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं।
निपॉन इंडिया जो मतलब इंडियन जो ट्रस्टेड कंपनी है वो भी इसके ऊपर इन्वेस्ट करके रखा। आईसीआईसीआई पोटेंशियल म्यूचुअल फंड्स, ये सारे कंपनीज इस कंपनी के ऊपर, जोमेटो के ऊपर निवेश करके रखा। तो मेरे कहने का मतलब है, जब बड़े बड़े कंपनीज इसके ऊपर भरोसा दिखा रहा है, जो बड़े बड़े कंपनीज इसके ऊपर होल्डिंग्स उठा रहा है, जिसके चलते कंपनी का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर तो एक पॉजिटिवली आपको सोचना ही चाहिए। और रही बात कंपनीज के ऊपर, मैंने पहले एक ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड यहाँ पे इजीली अचीव हुआ। और उसके बाद देखिए फिर से एक ट्रेड मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। वो मेंशन मतलब यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, क्या बन रहा है, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। और अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा इस शोल्डर को ब्रेकआउट होने के लिए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी होना है, उसके बाद कंफर्मेशन भी होना है, तभी मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। और यहाँ पे अगर एंट्री बने तो एक बड़ा सा एंट्री लेवल बन सकते हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर एंट्री लेवल्स बने तो मैं आपको मार्किंग कर दूं, अगर इसका डाउन साइड से टॉप लेवल तक अगर मैं मार्किंग कर दूं तो एक बिग जैसा एंट्री लेवल्स मिलेगा और बिग जैसे टारगेट भी मिलेगा। और टारगेट कहाँ तक मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, टारगेट वही लेवल तक है जो लेवल इसका प्रीवियस हाई है। इसका मतलब हायर पोटेंशियल होगा इस लेवल तक टारगेट देने के लिए। तो मैं तो बुलिश हूँ, बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है लंसर कंटेनर्स लाइन लिमिटेड। तो इस कंपनी ने देखिए धमाका परफॉर्मेंस दिया। चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कंपनी ने कोविड के बाद जो धमाका दिखाया वो देखने का लायक है। कोविड के टाइम में इस कंपनी का जो प्राइस था ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं ₹2 के आसपास। ₹2 से कंपनी कहाँ तक गया, 250 के आसपास। कंपनी वहां से लेकर यहाँ तक जर्नी दिखा तो कंपनी 5,700% का रिटर्न दिया। तो इस तरीके से रिटर्न और भी बढ़ सकते हैं इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि एक कंटेनर बिजनेस करने वाला कंपनी है। और आज हर कंट्री से बड़े बड़े दिग्गज कंपनी इंडिया में आकर खुद का फर्म बनाना चाहते हैं, खुद का हब बनाना चाहते हैं। तो जब खुद का हब बनेगा तो इंडिया से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बाहर में एक्सपोर्ट होगा, बहुत रॉ मटेरियल्स इनपुट होगा। तो इसके लिए कंटेनर का जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो कंटेनर का डिमांड बढ़ेगा तो इस कंपनी के भी ग्रोथ बढ़ सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो अपडेट क्या है, इस कंपनी के ऊपर बोनस का अनाउंसमेंट किया गया और वो भी 22 तारीख को। हर एक शेयर के बदले 2 शेयर मिलेगा। तो आप इस सारे कंपनीज को स्टडी करना, उसके बाद काम करना, क्योंकि इस वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अकेला बड़ा होकर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सबको लेकर चलना पड़ेगा, तभी इंडिया का ग्रोथ होगा, तभी हम लोगों को भी ग्रोथ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।